रामेश्वरी देवी जी अपने बेटे को फोन मिलाए जा रही थी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। किसी ने भी फोन नहीं उठाया, जबकि उन्होंने कई बार कोशिश की। जब कई बार कोशिश करने के बाद भी किसी ने फोन ना उठाया, तो वह फोन रखती हुई बोली, वीना, लगता है तेरा भाई कुछ ज्यादा ही व्यस्त है, तभी तो इतनी कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। रामेश्वरी जी ने बड़े धीमे स्वर में कहा। तो वीना अपनी माँ को थोड़ा ढांढस बंधाने के उद्देश्य से बोली, माँ तुम भी हद करती हो। अब जब भैया ने एक बार में फोन नहीं उठाया तो इसका मतलब वो व्यस्त ही होंगे ना। तुम भी ना बिना बात ही खुद भी परेशान होती रहती हो और उन्हें भी परेशान कर देती हो। फिर भैया कुछ कहे तो कहती हो कि गुस्सा ज्यादा करने लगा है। अरे उन्हें शहर में कितना काम होता होगा, अब ऐसे में वह अपना काम देखे या हमसे फोन पर बातें करते रहे। हाँ वीना, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। तू बिल्कुल सही कह रही है, बेचारा इतना काम करता है, उसे फुर्सत कहाँ। अब जब उससे बात करूंगी तो मैं उसे कह दूंगी कि जब फुर्सत मिले तो खुद ही कॉल कर लिया करे, ताकि बात भी हो जाए और उसे परेशानी भी ना हो। कि इतनी ही देर में पड़ोसन आई और वीना को फोन थमाती हुई बोली, लो वीना, तुम्हारे भाई नकुल का फोन है। जैसे ही वीना ने फोन लिया और कान पर लगाया तो उसके हेलो कहते ही उधर से नकुल चिल्लाता हुआ बोला, क्या है, क्यों बार बार फोन करके परेशान करते रहते हो। अरे तुम लोगों को तो कुछ काम है नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब भी खाली बैठे रहे तुम्हारे फोन के इंतजार में। अब बोलोगी भी क्यों, बार बार फोन करके परेशान कर रही थी। आप बोलने देंगे तो कुछ बोलूंगी ना भैया। थोड़ी देर नकुल चुप हुआ तो वीना ने कहा, मुझे कोई काम नहीं था, वो तो बस माँ है ना, इसलिए मानने को तैयार ही नहीं होती कि अब उनका बेटा उनका रहा ही नहीं। इतने में रामेश्वरी जी ने पीछे से आकर यह सब सुन लिया और बिना कुछ कहे या सुने ही वीना को तमाचा जड़ दिया। तुझे बात करने की तमीज नहीं है। ये कौन सी तमीज है, अपने बड़े भाई से बात करने की तुझे यही सब सिखाया क्या मैंने। वीना बिना कुछ कहे ही आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई और फोन लेकर रामेश्वरी जी अपने बेटे नकुल से बात करने लगी। नकुल ने प्रणाम किया और बोला, बिल्कुल सही किया, कुछ ज्यादा ही मुंह खोलने लगी है आजकल, और माँ मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। वह क्या है ना कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ही अपने ऑफिस का काम शुरू करवाया है और फिर आपकी बहू दिशा भी अचानक से बीमार पड़ गई, इसलिए पैसों का हिसाब बिल्कुल बिगड़ गया है। हो सके तो कहीं से थोड़ा बहुत इंतजाम कर दो, बाकी तो मैं खुद देख लूंगा। बस एक बार मेरे ऑफिस का काम पूरा हो जाए, उसके बाद मैं आपको और वीना को दोनों को शहर बुला लूंगा और फिर सब साथ साथ रहेंगे। इसीलिए तो वह घर बनवा रहा हूँ जिसमें पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। नकुल के पैसे मांगने पर रामेश्वरी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, वैसे तू यह बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। वीना की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे वह भी मैंने पिछली बार तुझे ही दे दिए थे, जब तूने मुझे कहा था कि समधन जी, दिशा की माँ बहुत बीमार है, तुझे तब उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। बेटा तूने तब भी कहा था कि माँ मैं जल्द ही पैसे लौटाकर वीना के यह गहने तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ नहीं बेटा। वीना छोटी बच्ची नहीं है, हमें उसकी शादी के बारे में भी तो सोचना है, जिसमें कि उसकी शादी के लिए गहने तो मैंने बना ही रखे हैं। थोड़ा बहुत इंतजाम मैं कर दूंगी, थोड़ा बहुत तू कर देना। इस पर नकुल बोला, अरे माँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, तुम्हारा बेटा है ना, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। बस एक बार घर का काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद मुझे करना ही क्या है। सबसे पहले वीना के गहने छुड़ाऊंगा, उसके बाद किसी की कोई उधारी चुकता करूंगा।
इस पर रामेश्वरी जी बोली, अच्छा चल यह बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए, किसी से उधार पैसे लेने के लिए भी तो पूछना पड़ेगा ना। इस पर नकुल बोला, माँ मुझे थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है, 10 से 20 हजार से कम नहीं चलेगा, कम से कम 5 लाख चाहिए। ऐसे तो इतने पैसों का इंतजाम कर पाना मुश्किल है, पर आप फिर भी देख लो अगर कहीं से मिल जाए तो। रामेश्वरी जी बोली, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे कर सकती हूँ। नकुल बोला, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अगर गांव के साहूकार से बात कर लो तो वह घर गिरवी रखकर आपको आराम से 5-7 लाख रुपए तो दे ही देगा। आप एक बार उससे बात करके देखो ना। इस पर रामेश्वरी जी ने साफ मना कर दिया और बोली, बेटा अगर हम दोनों माँ बेटी यह घर भी गिरवी रख देंगे तो रहेंगे कहाँ, इस उम्र में मैं कहाँ भटकती फिरूंगी। अरे माँ तुम भी हद करती हो, तुम्हें अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तब अपने बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपनी संपत्ति उसके लिए गिरवी रख दी और उन्हें उस घर के बदले 8 लाख रुपए मिल गए। जबकि वीना ने अपनी माँ को बार बार समझाया कि माँ बचा कुछ एक घर ही तो है हमारे पास, अगर आप इसे भी गिरवी रख दे, कल को भैया ने पैसे वापस नहीं किए तो हम कहाँ जाएंगे और कैसे अपना जीवन बिताएंगे। इस पर रामेश्वरी जी बोली, ऐसे कैसे नहीं वापस करेगा पैसे, तू हमेशा उसे इतना गलत क्यों समझती है बेटा, आखिर वह तेरा भाई है, लेकिन तू कभी भी उसके लिए सही नहीं सोचती है। वीना बोली, लेकिन माँ इससे पहले वह कुछ और कहती। रामेश्वरी जी बोली, अब ज्यादा बहस मत कर, मुझे जो करना है करने दे। अभी इस घर में बड़ी मैं हूँ और ऐसे सभी फैसले करने का अधिकार भी मुझे है, इसलिए मैं जो कर रही हूँ करने दे। अगर मुश्किल वक्त में हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, और वैसे भी उसने कहा तो है। माँ एक बार यहाँ घर का काम पूरा हो जाए तो वीना को लेकर यही आ जाना, उसकी शादी का सब खर्च मैं देख लूंगा। रामेश्वरी जी ने वीना की एक ना सुनी और वह घर गिरवी रख ही दिया। फिर वह उन 8 लाख रुपयों में से 3 लाख रुपए वीना के बहुत कहने पर बचाती है। वीना बोली, माँ तुम्हें भैया ने 5 लाख लाने को कहा था तो बस 5 लाख ही दो, बाकी पैसे अपने खाते में जमा करा दो, और हाँ उन्हें यह मत बताना कि कितना पैसा मिला है। जैसे तैसे करके उसने अपनी माँ को समझाया तो वह मान गई। अब दोनों माँ बेटी पैसे लेकर शहर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे लोग शहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नकुल उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर पहले से ही आ चुका था और अपनी माँ को देखते ही मुस्कुराते हुए उनके पास आया और उनके पैर छुए। वीना ने भी औपचारिकता निभाते हुए नकुल को प्रणाम किया और फिर दोनों माँ बेटी नकुल के साथ चले गए। नकुल दोनों को लेकर जैसे ही घर पहुंचा तो दिशा मुस्कुराती हुई नीचे आई और रामेश्वरी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मां जी बड़े दिनों बाद आई है, आती जाती रहा करो, आप ही का घर है। रामेश्वरी जी बोली, हाँ बहू आती जाती नहीं बल्कि आकर यही रहूंगी, बस एक बार घर का काम पूरा हो जाए उसके बाद हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे, है ना नकुल, तूने बताया नहीं बहू को। यह सुनते ही दिशा की मुस्कुराहट जैसे गायब हो गई और वह नकुल की ओर देखने लगी। नकुल भी अपने मनोभाव छुपाता हुआ झूठी मुस्कुराहट लिए बोला, अरे बताया तो था दिशा कि माँ और वीना अभी तो बस पैसे लेकर आई है, अब की बार आएंगे तो यही रहेगी। पैसों का नाम सुनते ही दिशा खुश हो गई और बोली, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, बिल्कुल माँ जी यह आपका ही तो घर है, और फिर जब तक घर में कोई बुजुर्ग ना हो तब तक घर भी खाली खाली लगता है। दिशा ने चाय पानी का इंतजाम किया और फिर चाय नाश्ते के बाद नकुल अपनी माँ के कमरे में आया और बोला, माँ वह पैसे मुझे दे दो, मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ तो थोड़ा कुछ सामान जो वहाँ पर चाहिए वह वहीं देता हुआ आऊंगा।
और बाकी के पैसे बैंक में जमा कर दूंगा, जिससे कि आपको भी कोई डर ना रहे पैसे खोने का या चोरी होने का। वीना ने बैग उठाकर रामेश्वरी जी को दिया और रामेश्वरी जी ने बैग में से एक पैकेट निकला जिसमें पूरे 5 लाख रुपए थे, जिन्हें देखकर नकुल और दिशा दोनों बहुत खुश हुए। फिर नकुल ने कहा, माँ बाकी के पैसे कहाँ हैं? रामेश्वरी जी वीना की ओर देखने लगी और बोली, बेटा वह पैसे मैंने वीना के लिए संभाल कर रखे हैं। अगली साल की किसी शुभ तारीख को देखकर इसकी भी हाथ पीले कर दूं, तो अपनी जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाऊं। तू तो अपने परिवार के साथ सुख से रह ही रहा है। एक बार इसकी शादी हो जाए और यह अपने ससुराल चली जाए तो मैं गंगा नहाऊं। इतना सुनने की देर थी कि नकुल थोड़ा गुस्सा दिखाता हुआ बोला, बस माँ कर दिया ना, एक पल में पराया। आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं, इसीलिए तो आप पैसे बचाकर रख रही हैं। अगर भरोसा होता तो सारे पैसे मेरे हाथ में रख देती। चलो कोई बात नहीं, जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं तो इन सब बातों का क्या फायदा। इस पर दिशा जले पर नमक छिड़कती हुई बोली, जब आपको पता है कि आपकी माँ को आप पर जरा भी भरोसा नहीं तो क्यों बार बार इन्हें यहाँ रखने का कहते रहते हो। कल को कहने लगी कि मुझे विश्वास नहीं, कहीं तुमने खाने में कुछ मिला दिया हो, या फिर कल को लोगों से कहती फिरे कि मेरे बेटे ने मुझसे सारे पैसे ऐंठ लिए। जब भरोसा ही नहीं है तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तुम तो बिना बात ही मामा करते रहते हो। रामेश्वरी जी बोली, नहीं बहू, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। नकुल, यह ले बाकी के 3 लाख और इन्हें अपने खाते में जमा कर दे और जब मैं मांगू तो मुझे दे देना। नकुल पैसों को लेता हुआ बोला, हाँ माँ, आपकी ही पैसे हैं, मैं तो बस इन्हें संभाल कर रख रहा हूँ। आप सब बातें कीजिए, मैं बैंक में पैसे जमा करा कर आता हूँ। यह कहकर नकुल वहां से निकल गया और दिशा भी नकुल के साथ चली गई। दोनों के जाने के बाद वीना ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने पहले ही कहा था ना कि चाहे जो हो जाए तुम यह पैसे अपने पास रखोगी, और तुमने यह पैसे भी भैया को दे दिए। रामेश्वरी जी बोली, तो क्या हुआ, वह तेरा भाई है और तू है कि हमेशा उसके बारे में गलत ही सोचती है। रामेश्वरी जी ने वीना को बहुत डांटा। वीना चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। कुछ घंटे बाद नकुल और दिशा दोनों वापस आ गए। शाम को सब ने एक साथ खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इतने में ही दिशा अपनी सास के कमरे में आई और आकर वही बैठ गई। अपनी सास से बात करते करते वह बोली, माँ जी आप तो कल सुबह ही चली जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, आपके गांव में कितने सारे कम होते हैं। अब आप यहाँ रुकने लगी तो गांव के काम कौन संभालेगा। रामेश्वरी जी 1-2 दिन रुकने का सोच रही थी, पर दिशा की बातें सुनकर सोचने लगी, सही तो कह रही है, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो गांव का काम कौन संभालेगा। वह बोली, हाँ बेटा, अब काम है तो देखना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, अब की बाहर आओ तो रुकने के लिए आना। दिशा ने झूठा प्यार जताते हुए कहा, फिर अपनी सास के पैर छूकर वहां से चली गई। अगली सुबह वीना और रामेश्वरी जी अपने घर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अब कई महीने बीत चुके थे। रामेश्वरी जी जब अपने बेटे को फोन लगाती तो वह अक्सर ही फोन नहीं उठाता और कभी गलती से उठा भी लेता तो बहाना बनाकर बात को टाल दिया करता था। कभी कहता मीटिंग में बिजी हूँ, कभी कहता रास्ते में हूँ, तो कभी कहता कि मैं अभी कॉल करता हूँ। कभी कभी दिशा फोन उठाती तो कहती कि वह नहा रहे हैं, कभी कहती कि अभी घूमने गए हैं। ऐसे है कई महीने बीत गए और अब साहूकार के आदमी घर पैसे मांगने आने लगे। रामेश्वरी जी के पास तो अब कोई धन संपत्ति बची ही नहीं थी।
जिससे वह कर्ज चुका सके, और जिसे उन्होंने सारे पैसे दे दिए वह उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब रामेश्वरी जी के पास कोई और चारा ना रहा तो वह वीणा को अपने साथ लेकर शहर के लिए निकल पड़ी। वह वहां पहुंची जहां उनका बेटा उन्हें लेकर गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां कोई और व्यक्ति रह रहा था। वीणा और रामेश्वरी जी दोनों पहले थोड़ा अचंभित हुए कि उनके बेटे के घर यह कौन आदमी रह रहा है। फिर पूछने पर पता चला कि यहाँ वे लोग किराए पर रह रहे हैं और उनसे पहले जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहे थे वह अब कहीं और रह रहे हैं, पर कहाँ यह तो किसी को नहीं पता था। वीणा और रामेश्वरी जी शहर में नकुल के अलावा किसी को जानते तक नहीं थे। फिर वे दोनों बेचारी आखिर जाती कहाँ अपने बेटे का इंतजार करने के लिए वह घर के बाहर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि शायद उनका बेटा यहाँ आएगा। और वीणा जाकर आसपास के लोगों से पूछने लगी कि तभी इस एड्रेस पर नकुल के नाम एक पार्सल आया और वह पार्सल लेकर डाकिया जैसे ही अंदर गया तो उसे पता चला कि यह नकुल का घर नहीं है, वह अब कहीं और रहता है। वह डाकिया बाहर आया और पार्सल पर लिखे नंबर पर कॉल करने लगा। फिर वह बोला, सर आप अभी कहाँ रह रहे हैं? आप मुझे बताइए, मैं वही आ जाता हूँ आपका पार्सल लेकर। वीणा ने जब यह सुना तो वह उस डाकिया से बोली, सुनो भैया, आप किससे बात कर रहे थे अभी? कहीं आप नकुल जी से बात तो नहीं कर रहे थे? वह डाकिया उनकी ओर देखकर बोला, हाँ कर तो रहा था। इस पर वीणा ने उस डाकिया से कहा, भैया मैं उनकी बहन हूँ और ये माँ है। दरअसल हम भैया को चौंकाना चाहते थे, इसलिए बिना बताए ही आ गए और रास्ते में हमारा फोन कहीं गिर गया। यहाँ आए तो पता चला कि भैया अब कहीं और हैं। अगर आप हमें अपने साथ नए घर तक ले चले तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वह सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग मेरे साथ तो नहीं चल सकते। आप ऑटो ले लीजिए और मेरे पीछे पीछे चलिए, फिर आप अपने बेटे के पास पहुंच सकती हैं। रामेश्वरी जी और वीणा दोनों ऑटो में बैठकर उस डाकिया के पीछे पीछे चल दिए और कुछ ही देर में वे दोनों एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के सामने जा पहुंचे। रामेश्वरी जी ने नजर उठाकर देखा तो वह वीणा से बोली, वीणा देखना ऐसा लग रहा है जैसे आसमान इन्हीं इमारतों पर टिका हुआ है, क्योंकि वह इमारतें बहुमंजिला थीं, जिन्हें शायद रामेश्वरी जी ने पहली बार देखा हो। इसलिए रामेश्वरी जी उन ऊंची ऊंची इमारतों को देखे जा रही थी। फिर कुछ सोचकर वह बोली, बेटा हम इतनी सारी और इतनी ऊंची इमारत में नकुल को कैसे ढूंढेंगे? तब डाकिया ने कहा, माताजी मेरा काम तो यही तक था, आगे आप देख लीजिए, अगर कोई परेशानी हो तो इस गार्ड से पूछ लीजिएगा। वह डाकिया चौकीदार को नाम और पता देकर पार्सल पकड़ाकर चला गया। इधर वीणा और उसकी माँ दोनों बेचारे वही सोसाइटी के बाहर खड़े खड़े नकुल का इंतजार कर रहे थे। सुबह से इंतजार करते करते उन्हें दोपहर हो गई। वीणा ने कई बार गार्ड को नाम बताकर बोला कि यह मेरे भैया है, आप इन्हें कह दीजिए कि आपकी माँ और बहन गांव से आई हैं और यहाँ हमसे मिलने नीचे आ जाएं, क्योंकि हम गांव से यहाँ सिर्फ उनसे मिलने के लिए ही आए हैं। रामेश्वरी जी बिना प्रेस की सूती सी साड़ी पहने हुए थीं और वीणा ने एक साधारण सा कुर्ता पहना हुआ था जो कि काफी पुराना था, और रामेश्वरी जी बार बार ऊंची इमारत की ओर देखे जा रही थी। एक दो बार कहने पर तो उस गार्ड ने सुना ही नहीं, या कहो कि अनसुना कर दिया। फिर वीणा ने उस गार्ड से हाथ जोड़कर विनती की, अंकल जी हम बहुत दूर से आए हैं, कृपा करके हमारे भाई से मिलने दीजिए, हमें उनसे मिलने जाना है। इस पर गार्ड बोला, देखो तुम जैसे लोग इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में सुबह से ही काम मांगने के लिए आ जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर कोई भी काम वाली ऐसे ही नहीं रख सकते। यहाँ के घरों में जो भी काम करती हैं, पहले उनकी पुलिस के द्वारा जांच करवाई जाती है, फिर जाकर कहीं काम मिल सकता है। इस पर रामेश्वरी जी आगे बढ़ती हुई बोली, भाई साहब, हम यहाँ कोई काम मांगने नहीं आए हैं और ना ही हम घर में काम करने वाले नौकर हैं। हमारा बेटा इसी बिल्डिंग में रहता है और हम यहाँ उसी से मिलने आए हैं। अच्छा, तुम्हारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है? तुम्हारी वेशभूषा को देखकर तो नहीं लगता, गार्ड ने बहुत बुरे लहजे में कहा। वीना को थोड़ा गुस्सा आया। वह बोली, आप किस तरह से मेरी माँ से बात कर रहे हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप अपने रजिस्टर में देखिए, नकुल नाम का लड़का इसी बिल्डिंग में रहता है और उनकी पत्नी का नाम दिशा होगा। वे दोनों हमारे भैया भाभी हैं। मैं उनकी बहन हूँ और यह उनकी माँ है। अगर उन्हें पता चला कि आपने हमारे साथ कितनी बदतमीजी की है तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। वीना ने अपनी माँ को पीछे करते हुए गार्ड से कहा कि तभी वहाँ दूसरा गार्ड आया और बोला, अरे यार, क्यों बहस कर रहा है? जब वह कह रही हैं कि उनका भाई और उनका बेटा इसी बिल्डिंग में रहता है तो मान क्यों नहीं लेता, जाने दे अंदर। इस पर वह गार्ड बोला, यार, इन लोगों को देखकर क्या तुझे भी लगता है कि इनका बेटा इस बिल्डिंग में रहता होगा? यह बिल्डिंग कितनी हाईफाई है। क्या तुझे नहीं पता कि यहाँ पर किराए में भी कमरा लेना ऐसे लोगों के बस की बात नहीं? फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। काफी बहस के बाद दूसरे गार्ड ने वीना और रामेश्वरी जी को अंदर जाने दिया। रामेश्वरी जी और वीना बिल्डिंग के अंदर तो आ गए थे, लेकिन अब वह यह सोचकर परेशान थे कि वह जाने कहाँ होगा। इतनी सारी एक जैसी बिल्डिंग थी, समझ नहीं आ रहा था कि किस में जाएं और कहाँ जाएं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में हजारों मकान बने हुए थे और ऐसी अनेकों बिल्डिंग उस सोसाइटी में थी। कुछ देर वीना और रामेश्वरी जी वहीं खड़े रहे कि तभी वीना की नजर पार्क में टहल रहे दिशा और नकुल पर पड़ी। वे दोनों पार्क में टहलने के लिए आए थे और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी थे। नकुल को देखते ही वीना और रामेश्वरी जी नकुल की तरफ दौड़े और रामेश्वरी जी नकुल के गले लगकर रोने लगी। बेटा कहाँ था? कब से हम तुझे ही ढूंढ रहे हैं। तुझे पता है, उस गार्ड ने हमें बाहर ही रोक लिया और तो और मुझे और वीना को वह काम वाली बोल रहा था। तूने घर बदल लिया और हमें बताया तक नहीं। वह अपने आंसू पोंछती हुई बोली, खैर यह सब छोड़, यह बता तू कैसा है? कि तभी नकुल का दोस्त बोला, नकुल, यह औरत कौन है और यह तुझे बेटा बेटा क्यों कह रही है? क्या यह तेरी माँ है? उस वक्त रामेश्वरी जी और वीना की दशा को देखकर नकुल को लगा कि अगर इन लोगों को पता चला कि यह मेरी माँ और बहन है तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि सुबह से पागलों की तरह घूमते घूमते उन दोनों की दशा बहुत बिगड़ चुकी थी। ऊपर से दोनों के कपड़े भी बिल्कुल बेकार थे। ऐसा लग रहा था जैसे जरा किसी ने खींच दिया तो फट जाएंगे। और दोनों सुबह से निकले थे, इसलिए एक थैली में अपने लिए खाना और पानी लाई थी, जो कि वीना ने लटकाया हुआ था। इस पर नकुल बोला, अरे नहीं यार, मुझे नहीं पता यह कौन है और क्यों मुझे बेटा बेटा कह रही हैं। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। क्या आप यहाँ कोई काम ढूंढने आई हैं? अपने बेटे द्वारा खुद को अनजान कहे जाने पर रामेश्वरी जी निशब्द खड़ी हो गई और निरंतर नकुल की ओर देखे जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर आश्चर्य के भाव अलग दिखाई दे रहे थे। आखिर कैसे कोई बेटा अपनी मां को पहचानने से इनकार कर सकता है? वह इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर निरंतर आंसू बहाए जा रही थी।
लेकिन इन सब का नकुल पर कोई असर नहीं हुआ। वीणा आगे बढ़ती हुई अपनी माँ के आंसू पोंछती हुई अपने भाई से बोली, क्या कहा आपने? नहीं जानते कि यह कौन है? यह वह है जिन्होंने आप जैसे बेटे को जन्म दिया। यह उनकी बदकिस्मती है कि इनका बेटा आप जैसा कपूत है। यह वह है जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिनके प्यार और विश्वास को धोखा देकर तुम आज इस आलीशान बिल्डिंग में रह रहे हो। अगर यह न होती तो आज तुम यहाँ न खड़े होते, समझे? वीणा के इतना कहने पर नकुल ने जोरदार थप्पड़ वीणा के गाल पर मारते हुए कहा, 2 कौड़ी की लड़की, तू मुझे बताएगी कि मैं कौन हूँ? जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वह मुझे ज्ञान बांटने चली है। इतने में ही रामेश्वरी जी आगे आई और बिना कुछ कहे तड़ातड़ 3-4 थप्पड़ नकुल के गाल पर जड़ दिए। इसके बाद जैसे ही नकुल कुछ बोलने की कोशिश करता कि एक और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन पर हाथ उठाते हुए? काश ये थप्पड़ मैंने तुझे तभी लगा दिए होते जब वीणा ने मुझे कहा था कि तू उसके गहने बेच आया है। अब तो लगता है वीणा ने जितनी भी बातें बताई थी वह सब शायद सच ही हैं। मैं ही बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपनी बेटी की एक बात नहीं सुनी। वह मुझसे बार बार कहती रही, माँ कुछ पैसा अपने पास भी बचा कर रखना। आज के युग में लोग प्यार के नहीं पैसे के भूखे होते हैं। उसने मुझसे कहा था कि माँ इन्हें सारे गहने मत दो, लेकिन मैंने तुझ जैसे नालायक पर भरोसा करके वे गहने तुझे दिए जो वीणा के बापू ने इसकी शादी के लिए बनवाए थे। जब तू भिखारियों की तरह 5 लाख के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इसने तो तब भी कहा था कि माँ कुछ पैसे बचाकर रखना, जितना अच्छा तुम भैया को समझती हो, भैया आगे भाभी इतने अच्छे भी नहीं हैं। काश मैंने माँ की ममता को एक तरफ रखकर उस वक्त सोचा होता कि सच क्या है। काश मैंने सच जानने की कोशिश की होती तो आज मैं तेरे सामने यूं खाली हाथ ना होती, बल्कि तू हाथ फैलाए खड़ा होता मेरे जैसे तब गिड़गिड़ा रहा था पैसों के लिए। इस पर नकुल गुस्से में बोला, कोई एहसान नहीं किया पैसे देकर, वो तुम्हारा फर्ज था। आखिर बेटा हूँ मैं तुम्हारा, तुम अनोखी नहीं हो जिसने अपने बेटे के लिए ये सब किया। अरे सब माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए ये सब करते हैं, पर सब माँ बाप औलाद के लिए बेघर नहीं होते, और अगर होते भी हों तो भी मैं नहीं होंगी। अब तक तूने मेरा प्यार देखा है, आज मेरा गुस्सा भी देखेगा। एक माँ अगर तुझ जैसे नालायक को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है तो जमीन पर भी गिरा सकती है। अब तक सोसाइटी के सभी लोग वहां जमा हो चुके थे, जिन्होंने नकुल के मुंह से सुना था कि रामेश्वरी जी उनकी मां हैं। तभी वीणा ने पुलिस को कॉल की। सोसाइटी के सभी लोग नकुल को भला बुरा कहने लगे, कितना नालायक बेटा है, इससे अच्छा तो ऐसी औलाद पैदा होते ही मर जाए, कम से कम इंसान को ये दिन तो ना देखने पड़े। और फिर लोगों की भीड़ में से एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने नकुल के ऊपर चप्पल फेंक कर मारी। बस फिर क्या था, फिर तो लोगों की भीड़ ने नकुल और दिशा पर चप्पलों की बारिश कर दी। इतने में पुलिस भी वहां आ पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। और उस फ्लैट को लीगली नकुल ने अपनी मां के नाम कर दिया, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह अपनी मां के पैसे नहीं लौटा सकता था। अब वीणा और उसकी मां अपने गांव वाले घर में ही रहते हैं। फ्लैट किराए पर देकर धीरे धीरे अपना कर्ज चुका रहे हैं। लेकिन रामेश्वरी जी को बहुत अफसोस होता है जब वो सोचती हैं कि काश मैंने कभी वीणा को बोलने का मौका दिया होता, काश उसकी बातों को सुनकर समझा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।